इंग्लैंड के आखिरी 3 बल्लेबाज 116 रन जोड़ते हैं। वहीं ब्रैडन कास ने अपना पहला अर्धशतक की पारी खेलते हैं। जसप्रीत बुमराह 5 विकेट लेते हैं और साथ ही में उनका नाम लॉर्ड्स ऑनर बोर्ड में आ जाता है। आइए बातचीत करते हैं तीसरा टेस्ट इंडिया वर्सेस इंग्लैंड। हेलो जी, राम राम भाई सभी लोगों को। आई होप आप लोग सभी बढ़िया होंगे, मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे। और आप सभी लोगों का ना फिर से स्वागत है निखिल बच्चन ब्लॉग्स में। भाई सबसे पहले सब्सक्राइब कर दो चैनल को, थोड़ा सब्सक्राइब कर दिया करो, वीडियो को भी लाइक कर दिया करो। जब देखते हो तो वीडियो को लाइक कर दिया करो और अपने ओपिनियन जरूर बता दिया करो भाई कमेंट्स में कि आपको कैसा लग रहा है वीडियोस देख के। और बात करें इंडिया वर्सेस इंग्लैंड के तीसरे टेस्ट दूसरे दिन की, तो इंग्लैंड की जो शुरुआत है ना थोड़ी सी खराब होती है। जसप्रीत बुमराह दूसरे तीसरे ओवर में ही जो रूट बेन स्टोक्स को चलता करते हैं, वहीं उनकी हैट्रिक बॉल होती है जहां पर क्रिस वोक जो उनके सामने होते हैं, लेकिन वो हैट्रिक बॉल को हैट्रिक नहीं होने देते। तो यहाँ पर जसप्रीत बुमराह ने अच्छे खासे विकेट निकाल लिए होते। 271 रन पे 7 विकेट हो जाते हैं इंग्लैंड के। वहीं एक लंबी साझेदारी होती है जेमी स्मिथ और ब्रैडन कास का, जहाँ ब्रैडन कास ने अपना पहला अर्धशतक के पारी खेलते हैं। और वहीं जेमी स्मिथ में इस सीरीज के अंदर एक और अर्धशतक के पारी खेलता है। अगर जेमी स्मिथ का इस सीरीज के अंदर की पारी देखी जाए तो पिछले टेस्ट मैच के अंदर 184 रन, फिर 88 रन और एक अर्धशतक की पारी, जहां पर जेमी स्मिथ का फॉर्म जो है वापस आ चुका है। और ब्रैडन कास ने क्या बल्लेबाजी करी है, दोनों ने मिलकर 88 रनों की पार्टनरशिप करी है। 88 की करी है, मेरे ख्याल से 84 80 से ज़्यादा की करी है इन दोनों ने पार्टनरशिप। अगर पार्टनरशिप में आपके सामने डालूँ तो भाई ये पार्टनरशिप देखो, 2 से 3 जो पार्टनरशिप हुई है जो रूट और ऑली पॉप के बीच में जो शतक की पारी हुई है, फिर जो रूट और बेन स्टोक्स के बीच में जो पार्टनरशिप हुई है, फिर जेमी स्मिथ और ब्रैडन कास में जो पार्टनरशिप हुई है, तो ये 3 पार्टनरशिप ने इंग्लैंड का जो स्कोर है ना 387 रन बना दिया। और वहीं जोफ्रा आर्चर 4.5 साल वापसी कर रहे थे, पहली गेंद पे ही चौका लगाते हैं और पहले ही ओवर में यशस्वी जायसवाल का विकेट लेते हैं। तो एक ड्रीम स्टार्ट होता है जोफ्रा आर्चर का। 4.5 साल बाद वापसी कर रहे इंटरनेशनल क्रिकेट के अंदर, वो भी टेस्ट क्रिकेट में। तो जहां इंडिया की शुरुआत जो है ना अच्छी खासी होती है, यशस्वी जायसवाल पहले ही ओवर में 12-13 रन बनाते हैं, लेकिन उसके बाद में जोफ्रा आर्चर का शिकार बन जाते हैं और अपना विकेट दे पाते हैं। तो यहाँ पर ना इंडिया की थोड़ी अच्छी शुरुआत भी होती है और ख़राब भी शुरुआत होती है। समझ में नहीं आ रहा कि अच्छी शुरुआत थी या ख़राब शुरुआत थी। लेकिन केएल राहुल जो पिछले दौरे में भी शतक की पारी खेली थी, 129 रन की पारी खेली थी, अहम भूमिका निभाई थी, मैन ऑफ द मैच रहे थे। और इस पारी के अंदर भी अर्धशतक की पारी खेलते हैं केएल राहुल, पेशेंस के साथ में खेलते हैं, सॉलिड डिफेंस होता है, कमाल की बल्लेबाजी कर रहे हैं केएल राहुल। वहीं शुभम गिल की बात की जाए तो शुभम गिल जो पिछले मैच के अंदर 430 रन बनाने वाले खिलाड़ी बने थे और इस मैच के अंदर सस्ते में आउट हो जाते हैं और 16 रन की पारी खेलते हैं। जहां मैं बात करूं करुण नायर की, करुण नायर का एक बार ना स्टैट्स देख लेते हैं पूरे इस सीरीज के अंदर कैसे कैसे उन्होंने रन्स बनाए। उनकी पारी मतलब अच्छी खासी होती है, उनको शुरुआत मिलती है 20 रन, 30 रन, 40 रन। यह 40 रन उनका सेकंड हाईएस्ट स्कोर है, जहां पहला 303 रन हाईएस्ट स्कोर था, अब सेकंड हाईएस्ट स्कोर 40 रन बन चुका है। तो पहले था 31 रन, अब 40 रन बन गए। तो ऐसे धीरे धीरे करके आगे बढ़ रहा है। जब तक ये सीरीज खत्म होगी तो मेरे को लगता है कि ये सिर्फ अर्धशतक की पारी ही खेल पाएंगे लास्ट टेस्ट मैच के अंदर। तो मेरे को ऐसा लगता है यहाँ पर करुण नायर को ना थोड़ा सा सोचना पड़ेगा, अपनी थोड़ी सी जो सोच है ना उसको थोड़ी आगे ले जानी पड़ेगी। किस तरह से मैं उनका जो अटैकिंग बॉलिंग अटैक उसको मैं कैसे डिफेंस कर सकता, उसको मैं कैसे तोड़ सकता हूँ, क्योंकि उनके सब गेंदबाजों को पता है कि करुण नायर के लिए कैसे फील्डिंग करनी है, उसको कैसे गेंदबाजी करनी है, किस तरह से इसको आउट करना है। तो यहाँ पर करुण नायर को ना अब थोड़ा सा सोचना पड़ेगा कि अगर भाई इनको पता लग गया है तो मैं उसमें से और क्या ऐसा कर सकता हूँ, क्या मैं चीज़ें और कर सकता हूँ जिससे अब इंग्लैंड के गेंदबाज जो है ना उनको और थोड़ा सोचना पड़े, तो मैं ये चीज़ कर सकता हूँ। तो करुण नायर का भाई अभी पता नहीं थी क्या है क्या नहीं है, बट स्टैट्स आपके सामने है भाई, ये देख ही रहे हो कि कैसे स्टैट्स है करुण नायर के। आपको क्या लगता है कि करुण नायर को मौका आगे मैचेस में देना चाहिए? क्योंकि एक सीन ये भी है कि ईश्वर है ना आपके पास में, उनको नहीं खिलाया जा रहा है। करुण नायर को आप बार बार
अपॉर्चुनिटीज़ दे रहे हैं, मौका दे रहे हैं, लेकिन उस मौके पे वो खड़े नहीं हो पा रहे। साई सुदर्शन पहला टेस्ट मैच खेलते हैं, उसके बाद में उनको ड्रॉप किया जाता है। तो यहाँ पे एक बार करुण नायर को भी ड्रॉप करके देखो और किसी बल्लेबाज को खिलाओ करुण नायर की जगह, क्या पता भाई उसका लक काम कर जाए। जहाँ ये अभी लक काम नहीं कर रहा, करुण नायर का भी इनको मौके मिल रहे हैं, लेकिन उस मौके पे अभी इतने खड़े उतर रहे नहीं है। लेकिन अब गेंदबाजों को तो पता लग गया है कि करुण नायर को क्या करना है, क्या नहीं करना, तो किस तरह से आउट करना है। तो ये थोड़ा दिक्कत वाली बात हो सकती है कि विकेट आप सस्ते में गंवा देते हो, 30-40 रन बनाते हो लेकिन विकेट गंवा देते हो, तो कोई फ़ायदा नहीं है। लंबा स्कोर करना पड़ेगा करुण नायर को। अब के राहुल ने हाफ सेंचुरी लगा चुके हैं, ऋषभ पंत उनके साथ में 19 रन बनाकर पार्टनरशिप इनकी अच्छी खासी हो चुकी है। अब बात की जाए तीनों सेशन की, तो तीनों सेशन के अंदर पहला सेशन जो है वो ड्रॉ होता है इंग्लैंड के साथ में, मतलब शेयर करते हैं एक दोनों सेशन है अपना, लेकिन बाकी के दोनों सेशन इंडिया के नाम होते हैं। पहले दिन जैसा पहले दिन दोनों ने अपना शेयर किया था सेशन, पहला सेशन, लेकिन उसके बाद में इंग्लैंड के नाम रहते, वैसे ही दूसरा दिन कुछ इस तरह से चलता है, सेम टू सेम रहता है। अगर तीनों सेशन की मैं रन रेट के साथ में जाऊं तो रन रेट पहले सेशन के अंदर 22 ओवर में 102 रन बनते हैं और 2 विकेट गिरते हैं, और यहाँ पर रन रेट देख रहे हो भाई 4.5 रन की रन रेट से रन बनाते हैं। वहीं दूसरे सेशन में आ जाए तो दूसरे सेशन में 21 पॉइंट कुछ बॉलें गिरती हैं, 78 रन बनाए जाते हैं, 4 विकेट गिर जाते हैं, जिसमें से आखिरी के 3 तो इंग्लैंड के ही होते हैं और एक यशस्वी जायसवाल का होता है। यहाँ पर रन रेट जो उससे कम हो जाती है और रन रेट भी इतनी कम 3.63 की रन रेट हो जाती है। वहीं अगर तीसरे सेशन में आए तो तीसरे सेशन में 29 ओवर में 101 रन बनते हैं, 2 विकेट गिरते हैं इंडिया के। तो यहाँ पर ना थोड़ा सा अब बैकअप करने की जरूरत है। अगर यहाँ पर आज तीसरे दिन के अंदर आपको लीड नहीं है तो आपको पूरा दिन खेलना पड़ेगा और विकेट को बचा के खेलना पड़ेगा। अगर विकेट शुरुआत में जल्दी गिर जाते हैं ना तो यहाँ पर आपको एक पार्टनरशिप की ज़रूरत है, एक शतकीय पारी की ज़रूरत है जहाँ ये स्कोर जा सकता है। वहीं इंग्लैंड जो है 387 रन बना चुके हैं, दिल का खेल खत्म होते होते 145 रन के ऊपर 3 विकेट है, 242 रन, अभी भी इंडिया पीछे। तो यहाँ पर ना इंडिया को पहले 2 सेशन के अंदर कम से कम 200 रन तो बनानी है। 100 रन अगर एक सेशन के अंदर बनाते हैं तो यहाँ पर 200 रन तो 2 सेशन के अंदर बने। उसके बाद में 30 सेशन आप ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करो। अगर आपको मैच का रिजल्ट लाना, ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करोगे, लीड बनाओगे, वहीं थोड़े से ना प्रेशर में आ जाएगी इंग्लैंड टीम। और इंग्लैंड को प्रेशर में इतना अच्छा खेलना नहीं आता है। जहाँ जसप्रीत बुमराह है, मोहम्मद सिराज हैं, आपके पास में आकाशदीप है। वहीं अगर तीसरी इनिंग्स में बात करें थोड़े से स्पिनर भी काम आ सकते हैं। जडेजा है, वाशिंगटन सुंदर है, नीतीश कुमार रेड्डी है आपके पास में। तो ये जब बॉलिंग ऑप्शन आपके पास में, तो इंग्लैंड के जो प्लेयर है ना थोड़े से दबाव में आ जाएंगे और वो विकेट वो देना चालू कर देंगे। अब जब दबाव में आ जाते हैं इंग्लैंड के तो इतना ज़्यादा अच्छा खेलते नहीं है। आपको दबाव बनाना पड़ेगा, एक छोर से नहीं, 2 छोर से नहीं, 3 छोर से आपको उनको दबाव बनाना पड़ेगा तीसरे चौथे दिन जब आप भी उनको बल्लेबाजी देंगे। तो यहाँ पर इंडिया की स्ट्रेटेजी अब ये हो सकती है कि पहले 2 सेशन में आराम से जो 242 रन पीछे हैं वो पूरे रन बनाए। उसके बाद में तीसरे सेशन में हम ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करें और लीड ऊपर करें। अब लीड कम से कम 100 रन की भी हो जाए, 80 रनों की भी जाए तो बहुत लीड होती है। तो यहाँ पर इंग्लैंड को है ना कि तीसरे दिन के मतलब आखिरी के 10 ओवर या 12 ओवर दे जाए खेलने। लेकिन अगर मैं बात करूँ ओवर्स, तो ओवर से नहीं मेरे को एक बात याद आती है भाई, पहले दिन 7 ओवर बच जाते हैं, 83 ओवर होते हैं, जिसमें से 251 रन इंग्लैंड की टीम बनाती है। ठीक है, 83 ओवर, 7 ओवर फिर भी बचे थे, पूरे ओवर्स नहीं होते, 90 ओवर्स नहीं होते। दूसरे दिन भाई साहब इससे भी कम ओवर होते हैं, मतलब पूरे ओवर ही नहीं होते, 90 ओवर पूरे खेले ही नहीं जा रहे हैं, मतलब हो ही नहीं जा रहे हैं 90 ओवर। दूसरे दिन तो भाई 18 ओवर लेफ्ट हो जाते हैं। मतलब अगर देखा जाए तो पहले सेशन के अंदर 22 ओवर होते हैं, दूसरे सेशन के अंदर 21 ओवर होते हैं, फिर 29 ओवर होते हैं। तो यहाँ पर तो भाई पूरे ओवर्स ही नहीं खेले जा रहे, कराए ही नहीं जा रहे, या फिर
हो ही नहीं रहे गेंदबाजों से कि मतलब पूरे 90 ओवर डाल पाए। तो वैसे ही ओवर से तो कम पीछे चल ही रहे हैं। पूरे दिन का अगर देखा जाए तो 18 + 7 यहाँ पे 35 ओवर कम हुआ है, मतलब 2 दिनों के अंदर। तीसरे दिन क्या पूरे 90 ओवर होंगे क्या? ये थोड़ा सा एक्स्ट्रा टाइम देके और हो सकते हैं। लेकिन एक्स्ट्रा टाइम की मैं बात करूँ तो दोनों दिन आधा घंटा ज़्यादा दिया गया, और आधे घंटे ज़्यादा देने के बाद भी 90 ओवर्स नहीं पूरे डाले जा रहे हैं गेंदबाजों से। तो यहाँ पर ना एक थोड़ी समस्या भी हो चुकी है गेंदबाजी को लेकर, मतलब गेंदबाजी को लेकर नहीं, गेंद को लेकर, कि अब उसकी बॉल की शेप जो है ना वो बिगड़ जाती है। अब इंडिया ने 80 ओवर के बाद, मतलब कल शाम को, परसों शाम को, मतलब कल शाम को नहीं परसों शाम को उन्होंने नई गेंद ली थी। ठीक है, 3 ओवर डाले 83 ओवर तक। लेकिन उसके बाद में जब अगले दिन गेंदबाजी करने आते 10-12 ओवर्स के बाद ही बॉल की शेप जो है बिगड़ जाती है, ख़राब हो जाती है, बॉलिंग सही नहीं होती है। तो यहाँ पर अंपायर्स भी ना भाई थोड़े से चीटिंग कर रहे हैं। मेरे को लग रहा है कि यहाँ पर अंपायर थोड़े से चीटिंग कर रहे हैं गेंद को लेकर, कि गेंद बदलते हैं क्या, वो गेंद मिलती है क्या नहीं। लेकिन अगर स्टेट बोर्ड का भी एक इंटरव्यू में बात कही थी कि मतलब हम ये 5 साल से बोल रहे हैं कि ड्यूक्स के बॉलें जो है ना उनको थोड़ा सा रिपेयर होने को मांगता है, और ये बॉल जो है ना इतनी कारगर साबित नहीं हो रही है, हमें नई बॉल मिलती है लेकिन जल्दी से जल्दी वो पुरानी हो जाती है। मतलब वो उससे 80 ओवर में डलते, 90 ओवर में डलते। तो यहाँ पर वो मतलब पुरानी स्टेट बोर्ड ने भी कहा है, मतलब काफ़ी खिलाड़ियों ने कहा है, लेकिन ये समस्या का हल कभी हुआ ही नहीं है। तो यहाँ पर जो समस्या है भाई वो गेंद की भी है और गेंदबाजों की भी है, वो पूरा 90 ओवर नहीं डाल पा रहे। अब करे तो करे क्या, वो समझ में नहीं आता है। खैर गेंदबाज तो गेंदबाज है, लेकिन एक अलग गेंदबाज है, वो है जसप्रीत बुमराह। जसप्रीत बुमराह भाई साहब एक लौते खिलाड़ी है जो भाई कहीं से भी विकेट निकाल लेते हैं। वहीं मैं बात करूं जसप्रीत बुमराह ने इस इनिंग्स के अंदर 5 विकेट निकाले। लीड्स के अंदर भी उन्होंने 5 विकेट्स होल्ड थे फर्स्ट इनिंग्स के अंदर। वहीं सेकेंड इनिंग्स में वो विकेट लेस गए थे, और यहाँ पर भी अपने दूसरे टेस्ट मैच के अंदर ही पहले इनिंग्स के अंदर 5 विकेट निकाले। जब वो जसप्रीत बुमराह होता है तो कोई भी गेंदबाज जो है वो कमाल नहीं करता है, ओवर शाइन नहीं कर पाया, सिर्फ जसप्रीत बुमराह ही शाइन कर पाते हैं। ऐसा क्यों, मतलब क्या समझ में नहीं आ रहा। जब जसप्रीत बुमराह खेलते हैं तो मोहम्मद सिराज, आकाशदीप, इनको विकेट नहीं मिलती है। भले ही मोहम्मद सिराज को विकेट मिली हो, लेकिन कोई शाइन नहीं कर पाता जसप्रीत बुमराह के जब सामने होते हैं। तो ऐसा क्यों, जब वो नहीं खेलते तो भाई आकाशदीप और मोहम्मद सिराज हर कोई विकेट लेता है, हर कोई चढ़ के गेंदबाजी करता है। तो ऐसा क्यों यार, ये समझ में नहीं आ रहा। आपको पता है तो भाई कमेंट करके बताना ऐसा क्यों होता है। क्या विद और विदाउट वाला भी स्टैट्स जो है वो कहीं सही तो नहीं है, कि जहाँ पर विदाउट में 70% जीत मिली है टीम इंडिया को, विदाउट जब जसप्रीत बुमराह नहीं खेलते उनके साथ में, और जब वो खेलते तो उसका जो परसेंटेज है पूरा डाउन हो जाता है। तो ऐसा क्यों, जल्दी से कमेंट करके बताओ भाई, मेरे को ये चीज़ नहीं पता है। आप लोगों को पता है तो कमेंट करके ज़रूर बताना। और जसप्रीत बुमराह का नाम बाय लॉर्ड्स ऑनर के बोर्ड पे जो है वो नाम दर्ज हो जाता है। 5 विकेट लेते हैं 74 रन देके, और यहाँ पर कमाल की गेंदबाजी करते हैं जसप्रीत बुमराह। तो जसप्रीत बुमराह के लिए ये तो अच्छी बात है ही, और टीम इंडिया के लिए भी अच्छी बात है। और आप लोग बताओ कि आप लोगों को क्या लगता है कि टीम इंडिया की स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए तीसरे दिन में, ऐसा क्या होना चाहिए जो भाई लीड हो जाए, या फिर इंग्लैंड जो है वापस कर सकती है तीसरे दिन, कमबैक कर सकती है और इंडिया को जल्दी विकेट गिरा सकती है और लीड ले सकती है इंग्लैंड। कमेंट करके जरूर बताना आपको क्या लगता है, क्या व्यूज़, आपके क्या थॉट्स हैं। और वीडियो पसंद है तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, कमेंट कर देना, और सब्सक्राइब जरूर कर देना मेरे चैनल को। भाई मैं फिर मिलता हूँ आपको अगले वीडियो में, जब तक के लिए बाय।